छोटे सबसे पहले जो है वो आप लोगों ने इंस्ट्रक्शंस पढ़नी थी। इंस्ट्रक्शंस पढ़ने के बाद जो है वो सिंपल सा क्वेश्चन होता है। इससे कुछ स्टूडेंट्स ने कॉम्प्लिकेटेड कर दिया था, लेकिन क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा था। इसके अंदर ये है कि आपके नाम के आगे जो वैल्यूज़ है वो आपने लिखनी थी। ठीक है, तो जिस तरह आयशा का हम लोग ले लेते हैं, तो आयशा के आगे 8 20 17 है, ये आपने लिखना था। फिर उसके बाद ये है कि व्हाट इज़ द लार्जेस्ट वैल्यू इन द नंबर्स गिवन इन फ्रंट ऑफ योर नेम। तो यहाँ पे अपने लार्जेस्ट वैल्यू देखना है 20 है, तो आपने बस 20 लिख देना था। ठीक है। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन गिवन इन फ्रंट ऑफ योर नेम। तो ये इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इसका आपने रिजल्ट लिख देना था। इसे आप बेशक कैलकुलेटर पे कर लेते हैं या आप जुबानी कर लेते हैं। 8 3 टाइम्स 24 प्लस 9 4 टाइम्स 36, तो ये कितना हो गया? 24 प्लस 36 60 हो गया। और फिर उसके बाद -7 -8 -15 हो गया, तो ये 45 में से 7 निकाला तो 38। तो 38 आपने ये लिख देना था। या अगर जैसा बीच में डिवीजन ऑपरेशन था, तो इसके लिए आप कैलकुलेटर भी यूज़ कर सकते थे। बस ये कि आपने इसका रिजल्ट अपने सामने लिख देना था। आपने अगर इसको पोस्ट फिक्स में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया इसी पार्ट में, या कुछ और आपने इसको जो है वो करना शुरू कर दिया, तो उसकी ज़रूरत नहीं थी। ठीक है, बस आपने इसको कैलकुलेट करना था। व्हाट इज़ द रिजल्ट ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन। तो ये इनफिक्स है, इसका आपने बस रिजल्ट लिखना था। अच्छा, और फिर उसके बाद ये था कि जो आपको इंस्ट्रक्शंस दी हुई थी, उसमें से जो फर्स्ट इंस्ट्रक्शन है वो 3 टाइम्स लिखनी थी। दिस इज़ टू जस्ट मेक श्योर कि आप जो है वो इंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे हैं, क्योंकि वो उसके अंदर बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। एंड ऑल द अदर इंस्ट्रक्शंस वन टाइम बाय हैंड ऑन योर फर्स्ट शीट। तो ये आपने जो है वो लिखनी थी, बाकी इंस्ट्रक्शंस एक एक मरतबा लिखनी थी। ठीक है, तो ये तकरीबन सारों का था। 3 नंबर थे इसके, मतलब फ्री के 3 नंबर थे। तो ये ज़्यादातर के जो है वो उन्होंने इसमें फुल नंबर दिए। तो हम लोग जो है वो क्या करते हैं, ये वैल्यूज़ और जो इनफिक्स एक्सप्रेशन है इसको हम लोग कॉपी कर लेते हैं, ताकि ये यूज़ होंगी हमारे पास। ओके, ये वैल्यूज़ और इनफिक्स एक्सप्रेशन है, इसको हम लोग प्रश्न पेपर में यूज़ करेंगे। और अभी हम लोग आते हैं क्वेश्चंस की तरफ। तो हमारे पास दूसरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि जो इनफिक्स एक्सप्रेशन दी हुई है आपको, उसके लिए आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। द फॉलोइंग पार्ट्स नो कोड इज रिक्वायर्ड। देखिए, मैंने हर जगह पे लिखा हुआ था नो कोड इज रिक्वायर्ड फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसका ये मतलब था कि आपने ना तो इसके लिए कोई कोड लिखना था, और ना फिर ये कि आपने इसको कंप्यूटर में टाइप करके इसको एग्जीक्यूट करना था। दिस वाज एन एग्जाम। तो बहरहाल इसको हम लोग करते हैं, कन्वर्ट द इनफिक्स एक्सप्रेशन इनटू पोस्ट फिक्स, शो ऑल द इंटरमीडिएट स्टेप्स ना। तो इसको जब हम लोग इनफिक्स को पोस्ट फिक्स में करते हैं, तो इट इज़ वेरी सिंपल प्रोसेस। हम लोग जो है वो इनपुट को पहले इस तरह लिख लेते हैं। इनपुट जो हमारे पास स्टैक है अभी वो लिख लेते हैं, और जो आउटपुट है वो हम लोग लिख लेते हैं। आउटपुट जब हमारे पास पोस्ट फिक्स में जो कन्वर्जन है वो हो जाएगी हमारे पास। तो ये हमारे पास 3 मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 9 -7 -8 -7। तो इनपुट को आप एक ही मतलब लिख लिया करें, और उससे फिर देख लिया करें कि इनपुट के कॉरिस्पॉन्डिंगली आपने उसे स्टैक पे डाला या आउटपुट पे डालना है। तो इनपुट 3 है, तो आपको पता है कि ऑपरेंड्स जो होते हैं वो एज इट इज़ आउटपुट पे चले जाते हैं। 3 आउटपुट पे चला जाएगा। स्टार के लिए देखेंगे स्टैक पे, क्या स्टैक एम्प्टी है, तो हम लोग इसको स्टैक पे डाल देंगे। स्टैक एम्प्टी हो तो जो भी ऑपरेटर है वो स्टैक पे चला जाता है। ठीक है, आउटपुट हमारे पास इसी तरह रहेगी 3। अच्छा, फिर 8 आया हमारे पास, तो 8 जो है वो ऑपरेंड है, एज इट इज़ आउटपुट पे हमारे पास चला जाएगा। प्लस है, अब देखेंगे हमारे पास कि प्लस और स्टैरिक है, और फिर हमारे पास प्लस है। ठीक है, तो अब हमारे पास आउटपुट में जो चीज़ पहले पड़ी हुई होगी वो पहले सॉल्व होगी। मतलब ये जो आउटपुट है काइंड ऑफ, ये भी तो हम लोग जो है वो इसको
जो ऑपरेटर्स हैं वो स्टैक में डालेंगे ना, तो जो चीज़ हमारे पास आउटपुट में पहले पड़ी हुई है वो हमारे पास पहले सॉल्व होगी। अब यहाँ पे अगर आपको उसका कन्वर्जन का एल्गोरिदम याद नहीं भी है तो आप ये देख लें कि स्टार को पहले सॉल्व होना चाहिए, प्लस को पहले सॉल्व होना चाहिए। स्टार को पहले सॉल्व होना चाहिए, इसकी प्रेसिडेंस हाई है तो हम लोग इसको जो है वो आउटपुट के ऊपर डाल देंगे। तो हमारे पास जो है वो 3 8 स्टैरिक जो है वो हमारे पास आउटपुट पे चला जाएगा और फिर प्लस को जो है वो हम लोग स्टैक पे डाल देंगे। स्टैक एम्प्टी होगा और प्लस को जो है वो हम लोग स्टैक पे डाल देंगे। फिर हमारे पास 4 है तो 3 8 स्टैरिक 4, ठीक है, और फिर प्लस हमारे पास स्टैक पे इसी तरह रहेगा। अब फिर स्टैरिक आया, स्टैरिक की प्रेसिडेंस प्लस से हाई है तो हम लोग जो है वो स्टैरिक को जो है वो हम लोग आउटपुट के ऊपर डाल देंगे। तो 3 8 स्टैरिक, जस्ट 1 सेकेंड। नहीं, इट हैज़ टू गो टू स्टैक। तो जब हमारे पास यहाँ पे, यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। ओके, चलिए 1 सेकेंड, इसको जो है हम लोग दोबारा से कर लेते हैं। ये मुझे कोई ओके 3 8 है, इसके बाद हमारे पास जो है वो स्टैरिक जो है, जब प्लस आया, प्लस हमारे पास जो है वो किधर जाएगा? हाँ, स्टैरिक को पहले निकालेंगे जैसा हम लोगों ने किया था। 3 8 स्टैरिक को हम लोग स्टैक से निकालेंगे और प्लस को हम लोग इधर डाल देंगे, ठीक है। और फिर हमारे पास 4 जो है वो एज इट इज़ आउटपुट पे चला जाएगा। 4 प्लस स्टैक पे आ गया। अब स्टैरिक है तो स्टैरिक की प्रेसिडेंस जो है वो हमारे पास हाई है। जब प्लस आया था तो प्लस की प्रेसिडेंस लो थी। जब लो प्रेसिडेंस होती है तो उस प्रेसिडेंस या उससे हाई प्रेसिडेंस वाले जितने भी ऑपरेटर्स होते हैं वो हम लोग आउटपुट में ले जाते हैं, ठीक है। अब जब हमारे पास स्टैरिक आया है तो स्टैरिक को जो है जब हम लोग स्टैक पे डालेंगे, क्योंकि प्लस की प्रेसिडेंस इससे लो है तो हम लोग स्टैरिक को स्टैक पे डाल देंगे। और जब इसे स्टैक से रिमूव करेंगे, जब भी रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास आउटपुट में प्लस से पहले आएगा और इस तरह से प्लस से पहले सॉल्व होगा। आउटपुट हमारे पास जो है वो इसी तरह रहेगी। 9 हमारे पास जो है वो 3 8 स्टैरिक 4 9 हमारे पास आउटपुट पे चला जाएगा। माइनस है, अब माइनस जो स्टैक पे ऑलरेडी ऑपरेटर पड़ा हुआ है उसकी प्रेसिडेंस जो है वो हमारे पास माइनस से जो है वो ज़्यादा है, तो हम लोग इसको बाहर निकालेंगे और माइनस को स्टैक पे डाल देंगे, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो आउटपुट क्या हो जाएगी? 3 8 स्टैरिक 4 9 स्टैरिक। और फिर देखें, प्रेसिडेंस जब सेम हो, प्लस और माइनस की प्रेसिडेंस सेम है तो पहले प्लस ने सॉल्व होना है फिर माइनस ने सॉल्व होना है। तो अब माइनस को हम लोग स्टैक पे नहीं डालेंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ को प्लस को जो है उसको भी स्टैक से निकालेंगे और फिर माइनस को स्टैक में डालेंगे। मतलब स्टैक में तब डालेंगे माइनस को जब प्लस को हम लोग निकाल चुके होंगे, ठीक है। और फिर उसके बाद हमारे पास 3 जी। कोई क्वेश्चन या कमेंट है यहाँ पे? अगर मेरे से कोई गलती हो रही है तो काइंडली मुझे करेक्ट करवा दीजिएगा। माइनस है, अब ये भी माइनस आ गया, ये भी माइनस आ गया। तो पहले ये वाला प्रेसिडेंट सेम है ना, तो पहले ये वाला माइनस स्टैक से निकलेगा फिर ये वाला माइनस हमारे पास स्टैक पे जाएगा। तो 3 8 स्टैरिक 4 9 स्टैरिक प्लस 7 माइनस, और ये वाला जो माइनस है ये स्टैक पे चला गया। फिर 8 है, 8 हमारे पास एज इट इज आउटपुट पे चला जाएगा। 4 9 स्टैरिक प्लस 7 माइनस 8, और माइनस हमारे पास स्टैक पे एज इट इज आ गया। अब ये भी माइनस है, ये भी माइनस है, ठीक है। तो अब ये वाला माइनस पहले हमारे पास निकलेगा और फिर ये वाला माइनस जो है स्टैक पे आ जाएगा। तो 3 8 स्टैरिक 4 9 स्टैरिक प्लस 7 माइनस 8 माइनस, और ये वाला जो माइनस है ये हमारे पास स्टैक पे आ गया, ठीक है। और फिर 7 जो है वो हमारे पास एज इट इज आउटपुट पे चला जाएगा। 3 8 स्टैरिक 4 9 स्टैरिक प्लस 7 माइनस 8 माइनस, और फिर हमारे पास ये माइनस जो है वो, या अगले स्टेप में हम लोग जो है ये स्टैक में एलिमेंट्स रह गए हैं वो हम लोग आउटपुट पे ले जाएंगे। तो 3 8 स्टैरिक 4 9 स्टैरिक प्लस 7 माइनस 8 माइनस माइनस। तो ये हमारे पास पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन हो गई।
जो सेकंड पार्ट था वो ये था कि एवेल्युएट द पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन ऑफ पार्ट ए, शो ऑल द इंटरमीडिएट स्टेप्स। तो इसको जो है वो हम लोगों ने एवेल्युएट करना था। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए है। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट बी हमारे पास क्या हो जाएगा? अब इनपुट को हम लोग एज इट इज ले लेते हैं। 3 8 स्टैरिक। अब इसकी जो इनपुट है ये हमारे पास पोस्ट फिक्स एक्सप्रेशन है, इसको एवेल्युएट करना है। 4 9 स्टैरिक प्लस 7 माइनस 8 माइनस माइनस, तो ठीक है। सर और बेटे सर ये आपने जो x2 पोस्ट फिक्स किया है इसके लास्ट पे -8 के बाद -7 आएगा ना, फिर माइनस आएगा क्योंकि 2 दफा 7 है। ओ यस, तो ये 7 जब आया था हमारे पास तो इसको आउटपुट पे जाना चाहिए था। थैंक यू फॉर यस द सर। करेक्शन। इस तरह अब ठीक है। यस सर। थैंक यू वेरी मच। तो ये हमारे पास -7 माइनस जो हम लोग कन्वर्जन करते हैं उसके अंदर ये हमारे पास जो है ये हम लोगों ने मिस्टेक करती थी कि 7 ये ऑपरेंड है, इसको आउटपुट पे जाना चाहिए था, तो इसको हम लोग आउटपुट पे नहीं लेके गए थे। इसको आउटपुट पे लेके जाएंगे, उसके बाद स्टैक में जो एलिमेंट्स रह गए वो हम लोग आउटपुट पे ले जाएंगे। तो ये अब हमारे पास इनपुट आ गई। हमारे पास अगर ऑपरेंड है तो वो हमारे पास स्टैक पे चला जाता है। 3 हमारे पास स्टैक पे चला जाएगा। 8 हमारे पास जो है वो स्टैक पे चला जाएगा। फिर मल्टीप्लाई आया तो इन दोनों को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया और रिजल्ट जो है वो हम लोगों ने स्टैक पे डाल दिया। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 8 हमारे पास जो है 24 आ गया। और फिर 24 को हम लोगों ने जो है वो स्टैक पे डाल दिया। फिर हमारे पास 4 आया, 4 स्टैक पे चला जाएगा। फिर हमारे पास 9 आया, 9 स्टैक पे चला जाएगा। अब मल्टीप्लाई आया तो हमने इन दोनों को, दो ऑपरेंड्स को निकालना है, इन पे ऑपरेशन अप्लाई करना है, रिजल्ट को स्टैक पे डाल देना है। तो 24 और फिर 4 और 9 को स्टैक से निकाला और इनको मल्टीप्लाई किया। 4 9 टाइम्स 36, वो हमारे पास स्टैक पे आ गया। फिर अगला ऑपरेटर हमारे पास प्लस, तो इन दोनों को हम लोग स्टैक से निकालेंगे, ऐड करेंगे, प्लस का ऑपरेटर अप्लाई करेंगे, रिजल्ट को स्टैक पे डाल देंगे। 24 प्लस 36 हमारे पास जो है वो 60 आ गया। फिर हमारे पास 7 ऑपरेंड है, ये एज इट स्टैक आउट स्टैक पे चला जाएगा। माइनस है। अब यहाँ पे हम लोगों ने ख्याल रखना है कि 7 को हम लोग पहले स्टैक से निकालेंगे, 60 को बाद में स्टैक से निकालेंगे, लेकिन जो ऑपरेशन करेंगे वो हम लोग 7 माइनस 60 नहीं करेंगे, 60 माइनस 7 करेंगे। तो आप लोगों ने जो असाइनमेंट इंप्लीमेंट की थी उसमें से कुछ स्टूडेंट्स ने ये किया हुआ था कि उन्होंने ऑपरेटर जो पहले निकला था स्टैक से, जो ऑपरेंड पहले निकला था उसको पहले ले लिया और फिर ऑपरेटर रखा और फिर दूसरे ऑपरेंड को लिया। तो 7 माइनस 60 बाद लोगों ने किया हुआ था। एक्चुअली यहाँ पे जो चीज़ स्टैक में बाद में निकलेगी वो हमारे पास, अगर लेफ्ट एसोसिएटिव ऑपरेटर है तो वो चीज़ हमारे पास उस ऑपरेटर के लेफ्ट साइड रहेगी। तो 60 माइनस 7 हमारे पास 53 हो गया, ठीक है। फिर 8 हमारे पास एज इट स्टैक पे चला जाएगा। माइनस आया, 53 माइनस 8 किया तो हमारे पास क्या हो गया, 45 हो गया। 45 आ गया स्टैक पे। फिर 7 एज इट इज चला जाएगा हमारे पास स्टैक पे। और फिर ऑपरेटर जो है वो हम लोग माइनस का आ गया, तो 47 माइनस 8 45 माइनस 7 38। तो ये हमारे पास 38 जो है वो इसका रिजल्ट आना चाहिए। आयशा आप कंफर्म करते हैं कि बेटा इसका ये 38 ही रिजल्ट था? यस सर, इसका 38 ही रिजल्ट है। ठीक है, तो इसका जो रिजल्ट है वो हमारे पास 38 आ जाएगा। यहाँ पे जो कन्वर्जन है इसके मोटी मोटी चीज़ों का जब आपने ख्याल रखना है, देखें इस मुख्तलिफ केसेस हम लोग देख लेते हैं। जब हमारे पास प्लस आया और स्टैक पे प्लस के इक्वल या इससे हायर प्रेसिडेंस का ऑपरेटर है तो उसको पहले सॉल्व होना चाहिए, ठीक है। अगर हम लोग प्लस को यहाँ पे स्टैक पे ले जाते, मतलब स्टार यहाँ पे होता है, प्लस को स्टैक पे ले जाते, तो फिर जब हम लोग स्टैक से प्लस को रिमूव करते तो आउटपुट में पहले प्लस ने जाना था फिर हमारे पास स्टार ने जाना था। दैट मीन्स कि 3 और 8 पे पहले प्लस का ऑपरेशन परफॉर्म होता और फिर बाद में हमारे पास स्टार होना था। तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि कौन सा ऑपरेशन पहले परफॉर्म होगा। अगर आपको एल्गोरिथम याद नहीं भी है तो इसके अंदर जो है वो, क्योंकि हमारे पास स्टार ने पहले सॉल्व होना है तो हम लोगों ने प्लस के इक्वल या इससे हायर प्रेसिडेंस वाले जितने भी ऑपरेटर्स हैं उसे हम लोगों ने आउटपुट पे ले जाना है, उन्हें हम लोगों ने आउटपुट पे ले जाना है। तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो स्टैरिक आउटपुट पे किया और फिर प्लस को हम लोग स्टैक पे ले आए। अब यहाँ पे जो केस था कि स्टैक पे प्लस पड़ा हुआ है और फिर हमारे पास इनपुट में स्टैरिक आ गया। अब यहाँ पे अगर स्टैरिक को हम लोग स्टैक पे लेके जाते हैं, यहाँ पे थोड़ी सी मतलब इनिशियली सॉल्व करते हैं मुझे कन्फ्यूजन भी हो गई थी
इस जगह पे या शायद इससे पहले वाली जगह पे, लेकिन इस चीज़ को आपने जो है वो जहन में रखना है कि जिस तरह आपके पास ये प्लस है और फिर आपके पास स्टार है, तो स्टार को पहले सॉल्व होना है, ठीक है। तो इसको आप प्लस के ऊपर रखेंगे, या इन अदर वर्ड्स अगर आपको याद है कि जो स्टैक पे जो ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस इनपुट के ऑपरेटर की प्रेसिडेंस से लो है, या इन अदर वर्ड्स इनपुट का जो ऑपरेटर है उसकी प्रेसिडेंस स्टैक वाले ऑपरेटर की प्रेसिडेंस से हाई है, तो आपने इसको जो है वो इनपुट को स्टैक पे ले जाना है, ठीक है। और इससे अगर आप देखें भी तो आपके पास जब स्टैक से इसको रिमूव करेंगे तो आपके पास जो है वो पहले स्टार रिमूव होगा, मतलब वो पहले सॉल्व होगा, आउटपुट में पहले जाएगा और फिर उसके बाद प्लस जो है वो रिमूव होगा। अब माइनस आया तो माइनस के से हायर प्रेसिडेंस वाले या इसके इक्वल प्रेसिडेंस वाले ऑपरेटर्स पहले सॉल्व होने चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने देखा स्टैरिक की प्रेसिडेंस इससे हाई है, उसको रिमूव कर दिया, प्लस की प्रेसिडेंस इसके इक्वल है, उसको हम लोगों ने रिमूव कर दिया। तो इस तरीके से आप जो है वो कंटिन्यू करेंगे, ठीक है जी। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। उसके बाद जो है वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 को एक बार पढ़ लें आप लोग। आपने जो है वो पैनिक मोड में पेपर नहीं सॉल्व करना, आपने केयरफुली हर क्वेश्चन को समझना है फिर सॉल्व करना है, ठीक है। इतना मैं आपको बता दूं कि ऑनलाइन एग्जाम के अंदर अगर आपने तैयारी की भी है तो ये जो क्वेश्चन पेपर था इसे सॉल्व करना बहुत आसान था, लेकिन अगर जो है वो कोई स्टूडेंट ये कोशिश करता है कि इसका सोल्यूशन उसे इंटरनेट पे मिल जाए, या इसको वो प्रोग्राम करके जो है वो सॉल्व कर ले, या फिर उसको जो है वो और किसी तरीके से सॉल्व कर ले, तो उसके अंदर प्रॉब्लम्स हो सकती थी। अगर आप इससे एज इट इज़ समझ लेते और इसे सॉल्व करते तो इसके अंदर कोई भी जो है वो मुश्किल चीज़ नहीं थी, ठीक है। बहरहाल इसके अंदर ये क्या, जितनी भी आपके नाम के आगे वैल्यूज़ दी हुई थी वो आपने एरे में डालनी थी, और उसकी एग्जांपल दी हुई है कि जो फर्स्ट वैल्यू है वो A0 में आ जाएगी, जो सेकंड वैल्यू है वो A1 में आ जाएगी एंड सो ऑन, ठीक है। और फिर आपको कुछ कोड दिया हुआ है, इसकी आउटपुट आपने जो है वो देनी है और साथ सारी वर्किंग भी देनी है। अगर आपने वर्किंग नहीं दी तो यू वुड नॉट गेट एनी मार्क्स फॉर इट ना। तो अब आपके पास जो है वो आपने क्या किया कि सारी वैल्यूज़ को पहले एक एरे में जो है वो आपने डाल दिया। तो आपने एक एरे ले ली, वैल्यूज़ आपके पास जो हैं वो ये वैल्यूज़ हैं। अब आपने एक एरे ले रही है, 1 2 3 4 5 6 7 7 आपके पास एलिमेंट्स हैं, तो 7 एलिमेंट्स की आप एक एरे ले लें, 0 1 2 3 4 5 6। और जिस तरह हम लोगों ने कहा था ये एरे ए है, इसके 0 इंडेक्स पे हमारे पास पहली वैल्यू आ जाएगी, 1 इंडेक्स पे दूसरी वैल्यू आ जाएगी एंड सो ऑन ना। ये आपके पास एरे बन गई, ठीक है। तो ये आपने सबसे पहले जो ये एरे आपने एक ले लेनी थी। फिर आपने क्या करना है कि ये कोड जो है वो आपने एग्जीक्यूट करना है। अब इसके अंदर आपने एक स्टैक ले लिया और फॉर i इज इक्वल टू 0 टू i इज लेस देन 5, दैट मीन्स के फर्स्ट 5 वैल्यूज़ को आपने स्टैक में पुश कर देना है। तो आप यहाँ पे जो है वो पार्ट ए का जो आपने वर्किंग करनी है वो आपके पास क्या हो जाएगा, स्टैक आप एक ले लें और उसके अंदर आप इन वैल्यूज़ को जो है वो पुश करवा दें। तो आपके पास 8 सबसे पहले फॉर i इज इक्वल टू 0 है ना, इंडेक्स 0 से आप शुरू करें, तो इंडेक्स 0 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो स्टैक में जाएगी, फिर इंडेक्स 1 पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो स्टैक पे जाएगी, कहाँ तक जाएगी, 4 तक। इंडेक्स 4 तक जो वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं वो स्टैक पे जाएंगी। तो आपके पास ये 8 20 17 2 11। बेटे कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है? ये वैल्यूज़ आपके पास जो है वो स्टैक पे चली गई, स्टैक का नाम आपने जो है वो एस रख दिया। और फिर आपने क्या किया, पहला पार्ट ये है कि आपने उसके टॉप पे डिस्प्ले कर, उसके टॉप को आपने डिस्प्ले कर दिया, तो उसका टॉप जो है वो क्या होगा 11। तो पार्ट ए का जो है आंसर है वो आपके पास क्या आ गया, 11 आ गया, ठीक है। तो ये पार्ट ए का आंसर आ गया। फिर पार्ट बी को आप सॉल्व करते हैं। इसके अंदर आपने क्या किया, ओ एफ स्ट्रीम एक आपने ऑब्जेक्ट ले ली, एक फाइल ओ एफ स्ट्रीम का फाइल टाइप की आपने जो है वो ऑब्जेक्ट ले ली, बाइनरी टाइप की आपने ऑब्जेक्ट लिया, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट।
और फिर आपने क्या किया कि जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता आपने उसके टॉप में से वैल्यू लेनी है, उसको पॉप करना है। और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, अब ये इंपॉर्टेंट है कि राइट के पैरामीटर्स क्या हैं। एक वैल्यू जो आपने बी जो स्टैक के टॉप से रीड की थी वो आप राइट कर रहे हैं, और एक ही वैल्यू है साइज ऑफ आईएनटी, दैट मीन्स एक इंटीजर वैल्यू आप उसके अंदर राइट कर रहे हैं। तो अगर आप इससे समझें इसको, तो आपके पास क्या हो रहा है कि आपने जो है वो जब तक स्टैक एम्प्टी नहीं हो जाता एक एक वैल्यू आपने स्टैक से रीड करनी है और उसे फाइल में राइट कर देना है, ठीक है। और फाइल आपके पास किस टाइप की है, बाइनरी टाइप की फाइल है। बाइनरी टाइप की फाइल है तो इसका मतलब है कि अगर आपके पास 32 बिट मशीन है, 32 बिट मोड में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, तो हर इंटीजर जो है वो आपके पास 4 बाइट्स जो है वो लेगा। अच्छा, अब हम लोगों ने जो है वो एक फाइल ले ली और उसका नाम है हमारे पास data.pen, ठीक है। और अब वन बाय वन हम लोग स्टैक के टॉप से वैल्यू रीड करेंगे और उसको पॉप करेंगे और फाइल में राइट कर देंगे। तो हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं फाइल हमारे पास कुछ इस तरह होगी कि पहली वैल्यू हमारे पास 11 हो गई, फिर हमारे पास अगली वैल्यू 2 हो गई, फिर 17 हो गई, फिर हमारे पास 20 हो गई, फिर हमारे पास 8 हो गई। और ये हर एक वैल्यू जो सेम बाइट्स ले रहे हैं। लेट्स से 32 बिट में हमारे पास अगर प्रोग्राम जो है वो एग्जीक्यूट हो रहा है तो हर एक एलिमेंट में जो है वो हमारे पास 4 बाइट्स जो है वो ले लेनी है, ठीक है। तो ये हमारे पास इस तरह फाइल के अंदर स्टोर होगी। इस फाइल को हम लोगों ने क्लोज किया, फिर दोबारा इसी फाइल को हम लोग रीड कर रहे हैं, बाइनरी मोड में रीड कर रहे हैं और IF स्ट्रीम के थ्रू रीड कर रहे हैं। अब ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि हम लोग सीक जी कर रहे हैं माइनस साइज ऑफ INT फ्रॉम द एंड ऑफ फाइल, ठीक है। माइनस साइज ऑफ INT का क्या मतलब है कि विद फ्रॉम दिस रेफरेंस पॉइंट हम लोगों ने इतने बाइट्स जो है वो बैकवर्ड मूव कर देना फाइल में। तो फाइल पॉइंटर हमें पता है शुरू में हमारे पास फाइल के शुरू में होता है, यहाँ पे स्टार्ट में होता है। अब जब हम लोगों ने सीक जी का ऑपरेटर किया तो एंड पे गए और वहां से जो एक इंटीजर का साइज है वो बैकवर्ड मूव कर दिया हम लोगों ने। तो हमारे पास जो फाइल पॉइंटर है वो इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। अब जब रीड करेंगे तो इससे ऑनवर्ड्स हमारे पास डाटा जो है वो रीड होगा, ठीक है। और हम लोग क्या कर रहे हैं, एक इंटीजर ले रहे हैं x और फिर हम लोग कर रहे हैं कि fn डॉट रीड उसकी जो x के लिए मेमोरी है वहाँ पे हम लोग फाइल से डाटा रीड कर रहे हैं। कितनी बाइट्स रीड कर रहे हैं, जितना एक साइज इंटीजर का साइज है। तो इंटीजर का जितना भी साइज है एक वैल्यू हम लोग रीड करेंगे और फाइल पॉइंटर फिर हमारे पास इस जगह पे आ जाएगा, ठीक है। और फिर वो जो वैल्यू रीड किया उसको हम लोग डिस्प्ले करा रहे हैं, तो इसकी जो आउटपुट है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 8 आ जाएगी, ठीक है। तो फाइल पॉइंटर पहले हमारे पास शुरू में था, फिर हम लोग यहाँ पे ले आए फाइल पॉइंटर, ठीक है। और फिर जब हम लोगों ने रीड का ऑपरेटर किया तो फिर हमारे पास फाइल पॉइंटर जो है वो इससे आगे चला जाएगा। तो सेकंड पार्ट, इस केस में सेकंड पार्ट का आंसर जो है वो 8 होगा। पार्ट सी जो है उसके अंदर अब हम लोग क्या करें, सीक जी 0। अब फिर हम लोग इस फाइल पॉइंटर को जो है वो उठा के फाइल पॉइंटर को उठा के हम लोग सीक जी 0 कर रहे हैं। जब कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं दिया तो इसका मतलब है कि हम लोग स्टार्ट ऑफ फाइल से हम लोग वो रेफरेंस पॉइंट जो है वो दे रहे हैं। सीक जी 0 जब हम लोग ने किया तो फाइल पॉइंटर हमारे पास इधर आ गया। अब हम लोग एक इंटीजर एरे ले रहे हैं, उसकी हमारे पास दो ही वैल्यूज हैं, साइज 2 है इसका, एरे है हमारे पास बी, ठीक है। दो साइज की, उसका इंडेक्स 0 इंडेक्स 1 होगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, फाइल को रीड कर रहे हैं, यहाँ पे हम लोग एरे का एड्रेस दे रहे हैं, ठीक है, बी। तो हम लोग जो है वो एरे का एड्रेस दे रहे हैं, दैट मीन्स डाटा इस फाइल में जाके स्टोर होगा। और फिर हम लोग जो है वो क्या कर रहे हैं, कितने बाइट्स हम लोग रीड कर रहे हैं, रीड का जो सेकंड पैरामीटर होता है वो नंबर ऑफ बाइट्स होता है, तो 2 टाइम्स द साइज ऑफ इंटीजर। तो इसका मतलब है कि 2 इंटीजर वैल्यूज हम लोग फाइल से रीड करेंगे, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, फाइल पॉइंटर इस जगह पे 2 इंटीजर वैल्यूज रीड की। तो जिस तरह हमारे पास फाइल में वैल्यूज पड़ी होती हैं इसी तरह हमारे पास वो जाके एरे में स्टोर हो जाएंगी। तो हमारे पास यहाँ पे 11 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो इंडेक्स 0 पे 11 आ गया, इंडेक्स 1 पे हमारे पास 2 आ गया, क्योंकि हम लोगों ने कहा ना कि 2 टाइम्स साइज ऑफ इंटीजर। तो इसका मतलब है 2 इंटीजर वैल्यूज रीड होंगी और वो हमारे पास इस एरे में जाके एज इट स्टोर हो जाएंगी, ठीक है। तो पहली वैल्यू इंडेक्स 0 पे स्टोर हो जाएगी, दूसरी वैल्यू इंडेक्स 1 पे स्टोर हो जाएगी। और उसके बाद जब हम लोग सी आउट B1 करते हैं तो B1 पे हमारे पास 2 पड़ा हुआ है, तो हमारे पास जो इसकी आउटपुट है वो हमारे पास 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपने जो है वो वर्किंग करके जो है वो आपने इसका सोल्यूशन जो है वो दिखाना था। सो आई डोंट थिंक इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 4।
इट सेज दैट, और जगह जगह पे लिखा हुआ है कि आपके लिए कोड रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। जब आपसे कोड मांगा जाएगा, जब आप कोड रिक्वायर्ड होगा तो तब आपसे जो है वो कहा जाएगा कि राइट कोड फॉर दिस थिंग। ये क्वेश्चन पढ़ लें आप। ठीक है, क्वेश्चन पहले जो है वो पूरा पढ़ लिया करें और उसके बाद जो है वो आप सॉल्व किया करें। तो इसके अंदर कुछ चीज़ें नोट करने वाली वो ये है कि आपने 1 by 1 वैल्यूज जो है वो एरे बेस्ड क्यू में डालनी, ऑल द वैल्यूज 1 by 1 एरे बेस्ड क्यू है, ठीक है। एरे बेस्ड क्यू में आपको याद होगा हम लोग सर्कुलर एरे जो है वो यूज़ कर रहे थे, जो लॉजिकली सर्कुलर होती है, एक्चुअली तो हमारे पास लीनियर होती है। तो और यहाँ पे बताया भी हुआ है कि एक स्पेस हम लोग वेस्ट करते हैं, तो अगर हम लोग हमारे पास जो है वो ओके एरे का साइज जो है वो हमारे पास 10 है, सॉरी क्यू का साइज हमारे पास 10 है, तो एरे का साइज जो है वो 11 होगा, क्योंकि आपको याद होगा कि एक स्पेस हम लोग जो है वो वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे ये चीज़ इंपॉर्टेंट है कि कंस्ट्रक्टर के अंदर हम लोगों ने जो फ्रंट इंडेक्स और रेयर इंडेक्स है उनकी वैल्यू हम लोगों ने 2 सेट कर दी, ठीक है। यहाँ पे स्पेसिफाई भी किया हुआ है कि आपने इस तरह फ्रंट इंडेक्स और रेयर इंडेक्स की वैल्यू जो है वो आपने 2 सेट कर दी। अब पहले इतना सा काम हम लोग कर लेते हैं, फिर इसके बाद हम लोग इसके सोल्यूशन पे आते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है, उसके अंदर हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने एक एरे बेस्ड क्यू लिया, ठीक है। इसके अंदर अब हमारे पास 11 वैल्यूज होंगी, तो हमारे पास ठीक है, तो 0 से लेकर 10 तक हमारे पास इंडेक्स होंगे। टोटल हमारे पास एरे के अंदर जो हमारे पास 11 वैल्यूज होंगी। और कंस्ट्रक्टर में हम लोगों ने कहा है कि जो रेयर इंडेक्स है और जो फ्रंट इंडेक्स है वो हमारे पास दोनों जो है वो 2 पे हम लोगों ने सेट किए हुए हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं कि ये हमारे पास चीज़ होगी और फिर हम लोगों ने कहा कि सारी की सारी वैल्यूज हम लोगों ने इस क्यू के अंदर डालनी है। तो आपको पता है कि जो पहली वैल्यू हम लोग इंसर्ट करते हैं उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, रेयर इंडेक्स को प्लस प्लस करते हैं और वहाँ पे पहली वैल्यू स्टोर करते हैं। तो इसका मतलब है कि जो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास स्टोर होगी उसके लिए रेयर इंडेक्स को प्लस प्लस करेंगे और वहाँ पे वो वैल्यू जो है वो स्टोर होगी। तो वैल्यूज हम लोग दोबारा ले लेते हैं। ये हमारे पास वैल्यूज हैं, ठीक है। तो अब जो हम लोग पहली वैल्यू स्टोर करेंगे 8, वो कौन से इंडेक्स पे स्टोर होगी, इंडेक्स 3 पे, ठीक है। और रेयर इंडेक्स जो है वो हमारे पास 3 पे आ जाए, ठीक है बेटे। फिर इसी तरह हमारे पास 20, 17, 2, 11, 5, 14 ये वैल्यूज इधर आ गई। आखिरी वैल्यू जो इंसर्ट करेंगे रेयर इंडेक्स उसको पॉइंट कर रहा होगा। ये अब हमारे पास क्वेश्चन जो हमारे पास फर्स्ट पार्ट है उसे सॉल्व करने से पहले हमारे पास ये जो है सिचुएशन है। अब पार्ट है हमें ये कहता है कि व्हाट विल बी द इंडेक्स ऑफ द लार्जेस्ट वैल्यू इन द एरे। तो अब लार्जेस्ट वैल्यू हमारे पास कौन सी है, 20 है। ये आपने क्वेश्चन नंबर 1 में भी आइडेंटिफाई की हुई थी। इसका इंडेक्स क्या है, 4 है। तो इसका पार्ट ए जो होगा इससे हम लोग कह देंगे इसका जो इंडेक्स ऑफ लार्जेस्ट वैल्यू ओके। फिर उसके बाद जो है वो हमारे पास पार्ट बी है। इसके अंदर हम लोग क्या कह रहे हैं कि हम लोगों ने दो वैल्यूज जो हैं वो डी क्यू की, पॉप की,
और फिर पुश अच्छा पहले इतना काम कर लेते हैं, 2 वैल्यूज DQ की। जब 2 वैल्यूज DQ करेंगे, एक वैल्यू को DQ करेंगे तो आपको पता है कि फ्रंट इंडेक्स +1 पे जो वैल्यू पड़ी होती है वो हम लोग रिटर्न करते हैं और फ्रंट इंडेक्स को ++ कर देते हैं। तो जब 2 वैल्यूज को हम लोग DQ करेंगे तो हमारे पास 8 रिमूव हो जाएगा, फ्रंट इंडेक्स जो है वो हमारे पास 3 पे आ जाएगा। फिर इसको मैं कट करूँ कि अब ये हमारे पास Q से जो है वो रिमूव हो गया, फ्रंट इंडेक्स हमारे पास आ जाएगा। फिर जब अगली वैल्यू हम लोग रिमूव करेंगे 20, तो फिर हमारे पास फ्रंट इंडेक्स जो है वो इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये काम हो गया, 2 वैल्यूज DQ हो गई। और फिर हम लोगों ने क्या करना है कि 3 वैल्यूज जो है वो हम लोगों ने NQ करनी है। 3 वैल्यूज जब हम लोग NQ करेंगे तो पता है आपको रेयर इंडेक्स पे जाके NQ होती है। तो हमारे पास फर्स्ट 3 वैल्यूज हम लोग NQ करें तो 8, 20 और 17 दोबारा हमारे पास NQ होंगे। 8, 8, 20 और 17। और रेयर इंडेक्स जब 8 को NQ करेंगे, रेयर इंडेक्स 10 पे आ जाएगा, फिर 0 पे आ जाएगा, फिर 1 पे आ जाएगा। तो रेयर इंडेक्स जो है वो अब हमारे पास 1 पे आ गया जब हम लोगों ने 17 को जो है वो थर्ड वैल्यू को NQ किया। अब फिर हम लोग क्या कह रहे हैं, हम लोग ये कह रहे हैं कि what will be the values of R index and front index। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो पार्ट B है, इसके अंदर रेयर इंडेक्स की क्या वैल्यू होगी और फ्रंट इंडेक्स की क्या वैल्यू होगी। तो रेयर इंडेक्स को हम लोग देख सकते हैं, उसके अंदर 1 है, उसकी वैल्यू 1 होगी, और जो फ्रंट इंडेक्स है उसकी वैल्यू हमारे पास 4 होगी। ठीक है, what will be the also tell the values, also tell what values will be stored at R index and front index in the array। ठीक है, तो हमारे पास जो वैल्यू स्टोर होगी रेयर इंडेक्स पे वो हमारे पास देख सकते हैं, इंडेक्स 1 पे हमारे पास 17 स्टोर हुआ है, और फ्रंट इंडेक्स पे हमारे पास जो है वो 20 है। ऑल्दो मतलब ये वैल्यू हमारे पास लॉजिकल गार्बेज है, लेकिन फ्रंट इंडेक्स पे जो है वो वैल्यू हमारे पास 20 पड़ी हुई है। इसको हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि फ्रंट इंडेक्स +1 पे जो है वो हमारे पास वैल्यू जो है, अगर हम लोग सही वैल्यू जो है वो देखना चाहते हैं तो हमारे पास फ्रंट इंडेक्स +1 पे जो है वो 17 है। तो या तो फ्रंट इंडेक्स के साथ कह देंगे 20 है वहाँ पे पड़ा हुआ, या फिर आप कह देंगे फ्रंट इंडेक्स +1 पे जो है वो हमारे पास 17। अगर 17 स्पेसिफाई कर रहे हैं तो अपने फ्रंट इंडेक्स +1 जो है वो इंडेक्स में स्पेसिफाई करना है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 था। फिर अगला हमारे पास जो क्वेश्चन है उसके अंदर हमारे पास ये है कि अच्छा देखें, अभी ये जो क्वेश्चन है ना, इसे कौन सॉल्व कर सकता है, कौन इसमें 100% मार्क्स ले सकता है। क्वेश्चन जो है वो बहुत आसान सा है, इसके अंदर कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं है। ठीक है, जिसे पता है कि एरे बेस्ड क्यूज कैसे काम करती हैं, उसे एरे बेस्ड क्यू का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वो जो है वो बगैर किसी कोडिंग के जो है वो ये काम जो है वो कर सकता था, और इसके अंदर फुल मार्क्स जो है वो ले सकता था। इसके अंदर आपके पास मतलब विदाउट एनी कोडिंग हम लोगों ने सारा काम किया ना। बस आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास जो है वो एरे बेस्ड क्यू की फंक्शनलिटी कैसे काम करती है। तो फाइनल के अंदर भी इट वुड बी बेटर कि आप जो है वो सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ें, समझें, और फिर पेपर को सॉल्व करें। ठीक है, आप इस चीज़ पे ना रहें कि ऑनलाइन पेपर है तो ठीक है हम लोग जो है वो शायद इधर उधर से हो के जो है वो बच के निकल जाएं। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं, आप 100% मार्क्स बड़े आराम से ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है तो फिर ये कि हो सकता है कि आपको सोल्यूशन ढूंढने में इतना टाइम लग जाए कि जो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको टाइम दिया हुआ है वही आपके पास जो है वो ख़त्म हो जाए। ठीक है, तो मेरी एडवाइस आपको यही होगी कि कॉन्सेप्ट्स को जो है वो अच्छे तरीके से पढ़ें और कवर करें, अपने कॉन्सेप्ट्स अच्छे तरीके से क्लियर करें, और फिर उसके बाद जो है वो पेपर को सॉल्व करें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 5 जो है उसके अंदर ये कहा हुआ है कि इसके अंदर ये देखा करें कि एडीटी कौन सी कही हुई है। इसके अंदर एडीटी आपको लिंक स्ट्रक्चर्ड बेस्ड स्टैक एडीटी है। ठीक है, तो आपने स्टैक एडीटी है और इम्प्लीमेंट कैसी हुई है यूजिंग लिंक स्ट्रक्चर्स। इसके अंदर आपको इस पार्ट के शुरू में भी कहा हुआ है कि जी इसके अंदर कोई कोड रिक्वायर्ड नहीं है, और इस क्वेश्चन के अंदर भी आपको कहा हुआ है कि कोई कोड रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो है वो आप केयरफुली पढ़ा करें, इंस्ट्रक्शंस केयरफुली पढ़ा करें। तो अब यहाँ पे ये है कि आपके पास स्टैक है, ठीक है, और फिर आपके पास कौन सा स्टैक है, लिंक स्ट्रक्चर बेस्ड स्टैक है। In the ADT, top pointer stores the address of the topmost element in the stack। तो ये तो हमारे पास इसी तरह होता है कि जो स्टैक होता है उसके अंदर हम लोग
जो टॉप मोस्ट एलिमेंट होता है उसको हम लोग एड्रेस स्टोर करवाते हैं, ठीक है। Suppose that you have pushed all the values given in front of your name into the stack। तो अब हम लोगों ने जब वैल्यूज को स्टैक में डालना है, तो अब वो जो वैल्यूज है हमारे पास, इन वैल्यूज को जब हम लोग स्टैक में डालेंगे, तो अब ये है कि जो लिंक स्ट्रक्चर पे स्टैक होता है उसके अंदर आपको याद होगा कि पहले हम लोग जो है वो क्या करते हैं कि जो फर्स्ट वैल्यू आती है टॉप पॉइंटर उसको पॉइंट कर रहा होता है। जिस तरह हमारे पास 14 आया, 14 आया, तो हमारे पास टॉप पॉइंटर जो है वो हमारे पास टॉप पॉइंटर के अंदर इसका एड्रेस होगा, ठीक है, और इसका नेक्स्ट जो है हमारे पास नल होगा। फिर जब हमारे पास 20 आया तो 20 के लिए हम लोगों ने मेमोरी एलोकेट की, उसको लिंक किया एग्जिस्टिंग टॉप पॉइंटर के साथ, ठीक है, और टॉप पॉइंटर के अंदर इसका एड्रेस जो है वो हम लोगों ने स्टोर करवा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास वैल्यूज जो हैं वो आती जाएंगी और टॉप पॉइंटर के अंदर हम लोग टॉप पॉइंटर के थ्रू उनको जो है लिंक करते जाएंगे। और ये आपको मैंने हिंट भी दिया हुआ था कि जो टॉप स्टैक के टॉप पे जो वैल्यू है उसका एड्रेस जो है वो हमारे पास टॉप पॉइंटर के अंदर जो है वो गिवन होगा। तो ये हमारे पास अगली वैल्यू आ गई, वो लिंक हो जाएगी टॉप पॉइंटर के अंदर, इसका एड्रेस आ जाएगा। फिर अगली वैल्यू आ जाएगी, वो लिंक हो जाएगी टॉप पॉइंटर के अंदर, इसका एड्रेस आ जाएगा। फिर अगली वैल्यू आ जाएगी, वो लिंक हो जाएगी टॉप पॉइंटर के अंदर, 11 का एड्रेस आ जाएगा। फिर अगली वैल्यू आ जाएगी, वो लिंक हो जाएगी टॉप पॉइंटर के अंदर, 5 का एड्रेस आ जाएगा। फिर अगली वैल्यू आ जाएगी 14, वो लिंक हो जाएगी, और अब टॉप पॉइंटर के अंदर पिवट है। ये फर्स्ट पे तो 8 वैल्यू आएगी ना, टॉप पॉइंटर जिसको पॉइंट कर रहा होगा 20 से पहले। जी बेटे, सर फर्स्ट पे 20 से पहले जो वैल्यू है वो तो 8 है ना, तो इसमें आपने 14 ऐड किया है। सॉरी बेटे, सॉरी सॉरी, ये मेरे से मिस्टेक हो गई है। हाँ जी, फर्स्ट वैल्यू 8 है ना, तो स्टैक के टॉप पे 8 नहीं होना था, फिर 20 यस स्टैक के सर। टॉप पे आ जाता है 20 में 8 पॉइंट। थैंक यू फॉर द करेक्शन, थैंक यू बेटे। तो ये अब हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो है वो 8 थी, वो स्टैक के बॉटम पे है, फिर उससे ऊपर 20 है, फिर ऊपर 17, और टॉप मोस्ट वैल्यू 14 है, टॉप पॉइंटर उसको जो है वो पॉइंट कर रहा है, ठीक है। थैंक यू फॉर द करेक्शन बेटा। तो ये हमारे पास जो है वो इस तरह हमारे पास वैल्यू जो है वो मेमोरी में स्टोर हुई होंगी। इसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, ये हम लोगों ने यहाँ तक कर लिया। सपोज दैट यू हैव पुश्ड ऑल द वैल्यूज, ओके, वैल्यूज हम लोगों ने पुश कर दी। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। इसके अंदर आपने स्टेटमेंट्स की आउटपुट लिखनी है, और अगर कोई एरर है तो वो आपने जो है वो स्पेसिफाई कर देना है, और अगर एरर है तो आपने जो है वो उसके रीजंस भी देने हैं, ठीक है। इसके अंदर एक्सप्लिसिटली आपको मेंशन किया गया है कि क्रिएट बॉक्सेस ऑन पेज टू शो नोट्स, देयर लिंक्स एंड ऑल द वर्किंग। तो दिस वाज इंपॉर्टेंट। अगर आप जो है ये वर्किंग नहीं करते तो ऑफ कोर्स फिर आपको जो है वो मार्क्स भी जो है वो नहीं मिलेंगे। तो जब भी आपसे वर्किंग का कहा जाता है तो जो सारे आपके मार्क्स होते हैं वो आपकी वर्किंग के होते हैं, ठीक है। अच्छा जी, पहला पार्ट ये है कि जी टॉप पॉइंटर डॉट डाटा में क्या पढ़ा हुआ। तो दिस वाज सिंपल। टॉप पॉइंटर डॉट डाटा के अंदर हमारे पास जो है वो टॉप पॉइंटर के अंदर हमारे पास फर्स्ट नोड का एड्रेस है, उसके डाटा पार्ट में 14 पड़ा हुआ है, तो टॉप पॉइंटर डॉट डाटा में जो है वो हमारे पास 14 पड़ा हुआ है, ठीक है। सो दिस वाज वेरी ट्रिवियल। अगला हमारे पास क्या है कि हम लोगों ने टॉप पॉइंटर डॉट लिंक डॉट डाटा, इस तरह की स्टेटमेंट्स जो होती हैं, लिंक्स जो होते हैं ना, ये हमारे पास कंफ्यूजिंग हो जाते हैं। तो इसका अगर आपने बॉक्सेस बनाए हुए हैं ना, तो आप देखें हम लोगों ने निकालना क्या है, टॉप पॉइंटर डॉट लिंक डॉट डाटा। टॉप पॉइंटर में क्या है 14, उसके लिंक में किसका एड्रेस आ जाएगा 5 वाली नोड का, तो टॉप पॉइंटर डॉट लिंक डॉट डाटा में हमारे पास 5 होगा। टॉप पॉइंटर डॉट लिंक में 11 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा, और टॉप पॉइंटर डॉट लिंक डॉट डाटा में हमारे पास 11 आ जाएगा। तो इस केस में यहाँ पे इसका आंसर जो है वो हमारे पास 11 होगा। फिर हम लोग ये कह रहे हैं कि एक पॉइंटर ले रहे हैं, और पॉइंटर के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं कि टॉप पॉइंटर डॉट लिंक का एड्रेस जो है हम लोग स्टोर करा रहे हैं। दैट मीन्स ये जो 11 वाली नोड थी इसका एड्रेस स्टोर करवा रहे हैं। तो हम लोग एक पॉइंटर ले लेते हैं, ठीक है, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं,
ये 11 वाली जो नोड है जिसका भी हम लोगों ने डाटा पार्ट डिस्प्ले किया था, उसका हम लोग जो है वो एड्रेस इसमें पॉइंटर में स्टोर करा देंगे। फिर हम लोग ये कह रहे हैं टॉप पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट लिंक। अब टॉप पॉइंटर के अंदर पहले 14 वाली नोड का एड्रेस है, अब हम लोग क्या करें, टॉप पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट लिंक। पॉइंटर डॉट लिंक के अंदर 2 वाली नोड का एड्रेस है, तो अब टॉप पॉइंटर के अंदर हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, अगर हम लोग इसको लिखें तो हमारे पास टॉप पॉइंटर के अंदर इस वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, टॉप पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट लिंक है, पॉइंटर के अंदर 11 वाली नोड का एड्रेस है, पॉइंटर डॉट लिंक के अंदर 2 वाली नोड का एड्रेस होगा। जब कहेंगे टॉप पॉइंटर इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट लिंक, तो हमारे पास पॉइंटर के अंदर ये 2 वाली नोड का जो है वो एड्रेस आ जाएगा। अब हम लोग ये कह रहे हैं सी आउट टॉप पॉइंटर डॉट डाटा। ठीक है, तो अब टॉप पॉइंटर डॉट डाटा हम लोग करते हैं, तो टॉप पॉइंटर डॉट डाटा, टॉप पॉइंटर के अंदर हमारे पास क्या पड़ा हुआ है, 2 वाली नोड का एड्रेस पड़ा हुआ है, उसके डाटा पार्ट में 2 पड़ा होगा, हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। और फिर डी में हम लोग क्या कर रहे हैं कि एक बुलियन वेरिएबल ले रहे हैं बी, और उसके अंदर क्या स्टोर करवा रहे हैं, टॉप पॉइंटर डॉट लिंक डॉट लिंक, पॉइंटर डॉट लिंक डॉट लिंक। तो पॉइंटर डॉट लिंक डॉट लिंक के अंदर 17 वाली नोड का एड्रेस है, दिस इज एड्रेस, एंड देन टॉप पॉइंटर डॉट लिंक, टॉप पॉइंटर के अंदर 2 वाली नोड का एड्रेस है, तो टॉप पॉइंटर डॉट लिंक के अंदर 70 वाली नोड का एड्रेस आ जाएगा। ना यू कैन कंपेयर द एड्रेसेस, और हम लोग ये कर भी रहे होते हैं कि जिस तरह आप लोगों ने सर्कुलर क्यू की इम्प्लीमेंटेशन की थी, और जिस तरह आप पॉइंटर को जो है वो नल से कंपेयर कर रहे होते हैं, तो एड्रेसेस को कंपेयर कर सकते हैं। इसके अंदर हम लोग जो है वो इन दोनों एड्रेसेस को जो है वो हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ये हो जाएगा एड्रेस ऑफ, जो हमारे पास पॉइंटर डॉट लिंक में 17 वाली नोड का एड्रेस है, वो हमारे पास इक्वल है एड्रेस ऑफ जो हमारे पास 17 वाली नोड का एड्रेस है। तो ये हमारे पास दोनों ट्रू होंगे, हमारे पास इसके अंदर बी के अंदर जब हमारे पास ट्रू आ जाएगा। ठीक है, और जब हम लोग सी आउट करेंगे बी, तो हमारे पास जब क्या डिस्प्ले हो जाएगा, ट्रू या 1 जो है वो हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। तो ये हमारे पास था। आई डोंट थिंक बहुत ज़्यादा जो है वो हमारे पास क्वेश्चन पेपर मुश्किल था। इससे हम लोगों ने जो है वो बहुत आराम के साथ स्टेप बाय स्टेप सारा करते हुए भी जो है हम लोगों ने सारे के सारे पार्ट्स जो हैं वो डिस्कशंस के साथ और करेक्शंस के साथ हम लोगों ने जो 40-45 मिनट्स के अंदर जो है वो हम लोगों ने सारे पार्ट्स जो है वो कर लिए हैं। तो आप लोगों को पेपर के अंदर जो है वो इसके अंदर 140 मिनट्स जो है वो दिए गए थे। दैट मीन्स के ऑलमोस्ट मतलब 3.5 टाइम ज़्यादा टाइम आपको दिया गया था, 3 टाइम ज़्यादा टाइम आपको जो है दिया गया था जितना आपको समझने में और सॉल्व करने में चाहिए था। ठीक है, तो टाइम आपके पास काफ़ी ज़्यादा था। जिन स्टूडेंट्स ने जो है वो इसको बस पेपर को समझा है और सॉल्व करना शुरू कर दिया है, तो उन्होंने इन टाइम जो है वो इसको बिल्कुल सही सोल्यूशन जो है वो इसका बना लिया। लेकिन अगर आप जो है वो कोई स्टूडेंट जो है वो इधर उधर देखता रहा, कोड को लिखना शुरू हो गया, उसे कंपाइल करना शुरू हो गया, और मतलब सॉल्यूशंस को ढूंढना शुरू हो गया, तो उसको डेफिनेटली जो है वो टाइम लगा होगा। और अगर जो है वो किसी ने तैयारी नहीं की कि जी ऑनलाइन एग्जाम में तैयारी के बगैर हो जाएगा, उसे भी प्रॉब्लम्स हुई होंगी। तो आप देखें इसका सॉल्यूशन जो है वो आपके पास बहुत आसान है। फाइनल भी जो है वो आपके पास कमोबेश जो है वो इसी तरह का होगा आपके पास। उसके अंदर भी आपके कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो क्लियर होने चाहिए। अगर आपके पास कॉन्सेप्ट्स क्लियर है तो यू शुड बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर इन टाइम, वेल विद इन टाइम ना। तो वो आपके पास जो है वो बस आपने ये करने के फाइनल पेपर की तैयारी अच्छे तरीके से करनी है, सारे कॉन्सेप्ट्स को जो है वो आपने क्लियर करना है और क्वेश्चन पेपर को अच्छे तरीके से समझ के सॉल्व करना है। जी बेटे, यहाँ तक कोई क्वेश्चन हो आप लोगों का एग्जाम से? ये मिड टर्म था, इससे रिलेटेड क्वेश्चन सोल्यूशन में आप लोगों ने जो जमा करवाया था मिड टर्म का सोल्यूशन, उसे मैं मार्क करके उसके ऊपर अपना फीडबैक और करेक्शंस वगैरह करके वो मैं आपको दे चुका हूँ। और अभी कोई क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क।